मैं अपील करता हूं देश के मीडिया को कि आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि देश सबका है। डेमोक्रेसी के चौथे खंभे को भी खुलकर सामने आना चाहिए और जो वास्तविक स्थिति है उसको जनता तक पहुंचाने में मदद। मैं समझता हूं कि आंदोलन में इसकी बड़ी हिस्सेदारी होगी और आंदोलन तो जनता करेगी। आंदोलन 74 का आंदोलन सिर्फ लीडरशिप दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने, आंदोलन तो जनता ने कर दिखाया। नमस्कार, मैं संजय श्याम और आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया नेटवर्क। हम आज यहाँ उपस्थित हैं बिहार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक, राष्ट्रीय जनता दल के एक महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके श्री आलोक कुमार मेहता जी के साथ में। हम अपनी पूरी टीम के साथ आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु कुमार का नाम काफ़ी चर्चा में है। हिमांशु कुमार बस्तर के उन इलाकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन इलाकों में काम करते हैं, गांधीवादी कार्यकर्ता हैं और वहाँ दमन तेज है। सरकार वहाँ का जल, जमीन, जंगल और संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन जो हैं, उनको हड़पने के लिए कारपोरेटों के तरफ जा कर के नीतियाँ बना रही है। और उसी क्रम में वहाँ एक घटना घटी थी जिसमें 16 आदिवासियों की नृशंस हत्या की गई थी। तलवार से काट डाला गया था और एक जो बच्चा है 16 साल का, वो उसके हाथ को काट डाला गया था। तो इसी मुद्दे को लेकर के जब वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आवेदन दिया और उसकी सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे थे कि न्याय मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उल्टे हिमांशु कुमार पर इस केस को खारिज करते हुए 5 लाख का जुर्माना उन पर डाल दिया। और हम थोड़ा सा पीछे हटें तो देख रहे हैं कि इस तरह की जो आवाज़ उठा रहे हैं, असहमति के जितने भी स्वर हैं, चाहे वो मानवाधिकारवादी हों या संस्कृति कर्मी हों, शिक्षाविद हों, सबको चुन चुन करके जेल की सलाखों में डाला जा रहा है। और अभी रांची में स्टेन स्वामी का मामला था, 78 साल की उम्र में भी उनको जेल में डाला गया। कई रोग से ग्रसित भी थे और उनकी जेल में मौत हो जाती है। अभी फिर से वो सिलसिला चालू बन पड़ा है। कई पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है। कई पत्रकार, ऐसे पत्रकार जो सच को सामने लाते हैं, वो उस पंक्ति में खड़े, उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। कैसे देखते हैं और आपका दल इस पर क्या रुख अपनाता है? मैंने कहा कि कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा है जिसको अप्रिशिएट किया जा सके जनता के हित में, जो लोक हित में या फिर प्रजातंत्र के हित में। वो सारे काम जो आपने गिनाए, जो बातें कही आपने, वो सभी गैर प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा होता जा रहा है। डेमोक्रेसी की मूल भावनाओं पर आघात किया जा रहा है। देश की डेमोक्रेसी, जो देश का जो डेमोक्रेटिक फॉर्म था, स्वरूप था, उसमें जो व्यवस्था बनी थी वो विमर्श की व्यवस्था थी। ये लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा और विधान परिषद, ये सब विमर्श के स्थान थे। और ऐसा माना जा रहा था कि एक से अधिक लोग जब विमर्श कर किसी बिंदु पर विमर्श करते हैं तो जनहित में एक बेहतर विकल्प के साथ आ सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई ऑटोक्रेटिक, मतलब एकदम मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, वो व्यवस्था है वो लागू होती जा रही है। मैंने कह दिया कि जीएसटी लागू होगा तो जीएसटी लागू हो गया। मैंने कह दिया कि अग्निपथ योजना, आपने सुना ना, कई विशेषज्ञों ने बताया कि इस पर किसी से विमर्श ही नहीं किया गया। अब विमर्श अपने किसी कट्टरपंथी, आरएसएस पंथी लोगों के साथ कोई करके लागू कर दे तो देश का अपमान है। देश की जनता के साथ आपने मैंने ऐसे विचारों पर वोट नहीं मांगा था, आपने एक लिबरल विचार पर वोट मांगा था। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो एक कट्टरपंथी वाला काम कर रहे हैं और हर वो काम कर रहे हैं जो देश को एक ऐसी व्यवस्था की तरफ ले जा रहा है जो व्यवस्था आने वाले दिनों में देश को बहुत पीछे छोड़ जाएगा, जहाँ से रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। 75 वर्षों की आज़ादी में पिछले 10-12 वर्षों को आप छोड़ दें, 7-8 वर्षों को जो आरएसएस का कार्यकाल रहा है,
या उसके पहले भी जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है, तो आप देखें तो वाजपेयी जी के समय भी डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हुआ। औने पौने दाम पर अशोका होटल जैसे संस्थाओं को बेचा गया, बाल्को नाल को बेच दिया गया, लाभ में चलती हुई इंडस्ट्री। आप करना क्या चाहते हैं? पब्लिक सेक्टर क्यों बना था? देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सोशल सिक्योरिटी, दो चीज़ का ख्याल रखते हुए यदि कोई पब्लिक सेक्टर घाटे में भी जाता है तो सरकार का फर्ज बनता है कि उसमें इनपुट देकर और उसके सस्टेन कराया जाए, ताकि लाखों करोड़ों लोग जो उसमें काम करते हैं, जिनकी निर्भरता उन पर है, उसकी रोजी रोटी चल सके और बाकी व्यवस्था भी चल सके। लेकिन आपने किस सोच के तहत उसको आप नीलाम, मतलब आप डिसइन्वेस्ट करते जा रहे हैं? वो पैसा कहाँ जा रहा है? जब देश के इतने बुरे हालात हैं तो पैसा जो आपने बेचा वो कहाँ जा रहा है? जो दिखना भी चाहिए, कुछ नहीं दिख रहा है। कितने में डील हुआ, प्रोसेस फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, मतलब सरकार का जो फर्ज था उसने, ऐसा लगता है कि जनता को देखने की ज़रूरत नहीं हो चीज़ें। ये ऑडिट सिस्टम और ये पब्लिक ऑडिट सिस्टम सबको ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है और जनता को छोटी छोटी चीज़ में उलझाया जा रहा है कि वो हैंड टू माउथ रहें, सत्ता की तरफ झांके भी नहीं, ऐसी व्यवस्था लाने की कोशिश हो रही है और यह कंडेमेबल है। हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के नेता माननीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, मैंने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल को आप यदि आप देखें और उससे तुलना करें तो ये लगता है कि बदला निकाला जा रहा है। समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को लालू प्रसाद जी ने मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश की तो उनको लात से धकेल के फिर और पीछे किया जा रहा है कि तुम्हारी औकात कहाँ है यहाँ आने की। और लालू प्रसाद जैसे नेताओं को मतलब को सज़ा, जेल, मैंने बिना अपराध का सज़ा और जेल का मुंह देखना पड़ रहा है। तो यही तो चीज़ हो रही है और यह किस तरफ ले जाती है आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि देश के हालात जब बहुत बिगड़ जाएंगे। आज क्या है, जितने इंटेलेक्चुअल्स थे जो इन पर सवाल उठाते थे उनको अर्बन नक्सल करार दे दिया गया। जो बजट समझते थे, जो सरकार के गिमिक्स को समझते थे, सरकार की उन कारस्तानियों का पर्दाफाश करते थे, पत्रकार का वह वर्ग पूरी तरह दहशत में रहने वाले वो थे नहीं, तो जो नहीं रहने वाले थे उनको साफ कर दिया गया। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन आपके अम्ब्रेला के नीचे यदि ये अपराध हो रहे हैं और चुन चुन कर हो रहे हैं तो क्यों नहीं माना जाए कि आपकी उसमें भागीदारी है? आपके बिना इंडक्शन के, बिना आपके इशारे के, या बिना, यदि आप कलेक्टर हैं कहीं के, आपके जुरिडिक्शन में कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है और उसको बताने के बाद भी आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जिम्मेवारी किसकी होगी? उसी कलेक्टर की होगी। तो ये जुरिडिक्शन, ये पूरा देश है। प्रधानमंत्री मतलब उस देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जो हालात दिख रहे हैं वो बिल्कुल एनार्की वाला दिख रहा है। इसलिए यह कंडेमेबल है, किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है। जनता डेमोक्रेसी में मालिक है, इसलिए हम समझते हैं कि किसी और को जो न समझने का जिन लोगों ने वादा कर रखा है या दावा कर रखा है, बजाय उसके हम जनता के बीच जाएं, जनता जनार्दन के बीच जाएं और उनको इस बात को समझना चाहिए कि देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। ऐसे माहौल में जिसकी आपने विस्तार से चर्चा की और लोकतंत्र में जिसको आपने खारिज किया, जिन मान्यताओं को लेकर के लोकतंत्र बना और उन मान्यताओं पर सरकार खरी नहीं उतर रही है, तो ऐसे में विपक्ष का एक बड़ा रोल हो जाता है। और चूँकि आप बिहार के तो मुख्य विपक्षी दल हैं ही, हम समझते हैं कि देश स्तर पर भी आपकी पार्टी का, आपके नेताओं का जो मुखर आवाज़ उठते रहा है वो एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। लेकिन ऐसे माहौल में देखा जा रहा है महंगाई का स्तर इतना बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है और युवाओं में भी आक्रोश है, किसान वर्ग आक्रोशित है, मजदूर वर्ग आक्रोशित है, लोग सड़कों पे जो उतरना चाहिए था वैसे उतर नहीं पा रहे हैं। तो आपके दल की जो भूमिका होनी चाहिए थी
जगह जगह हम जाते हैं तो चर्चा में उठ जाती है कि जो मुख्य विपक्षी दल है वह एक अपनी जो पूरी जिम्मेवारी है उससे कहीं न कहीं टूटता हुआ नज़र आता है, दूर हटता हुआ नज़र आता है। फिर से एक जो उभार की संभावना थी वैसे दिखती नहीं है। तो इसको हम आप पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हुए इसका एक माकूल जवाब चाहेंगे कि क्यों नहीं एक उभार आ रहा है? आप कहीं अपनी जिम्मेवारी से पीछे तो नहीं हट रहे हैं? देखिए, प्रजातंत्र में अनुशासन के अंदर रहकर जो प्रतिरोध होना चाहिए वो हम लोग मुख्य विपक्षी दल होने के नाते या अन्य विपक्षी दल उसका निर्वहन कर रहे हैं। फ़र्क क्या पड़ रहा है कि जो मीडिया है उनको डरा धमका कर रखा जा रहा है, हम जो कर रहे हैं उसे दिखाया नहीं जा रहा है। दिखाया क्या जा रहा है? दिखाया जा रहा है कि फलाना जगह मंदिर में ऐसे निकल गया, कुछ मस्जिद में ऐसे हो गया, हनुमान चालीसा मस्जिद के आगे पढ़ा जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है। ये नहीं दिखाया जा रहा है कि जो हालात बिगड़े उसको लेकर विपक्षी दलों ने कहाँ प्रदर्शन किया, कहाँ धरना दिया। आपका आजकल सरकार ने पहले रोड जाम करना, धरना प्रदर्शन करना, यह सब प्रजातंत्र में प्रतिरोध का सूचक हुआ करता था। और सरकारें भी समझती थी कि मतलब जब सरकार बहरी हो जाए तब ऐसे प्रदर्शन होते थे और उसमें आंदोलन होता था, उसमें गिरफ्तारियां भी होती थी और मैंने ससम्मान गिरफ्त में आए हुए लोगों को छोड़ा जाता था, उन पर मुकदमे जो थे वो वापस किए जाते थे। आज के हालात जो हैं, यदि आप सड़क जाम कर दें तो 200 लोगों पर FIR होगा। आप अगली बार सोच नहीं सकते हैं कि सड़क जाम कर दें। आप कैसे जानेंगे कि हम प्रतिरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं चलेगा। जाम करने वाला कोई एक व्यक्ति थोड़े करता है, आवाम जाम करती है। तो ऐसी 10 घटनाएं घट जाए और 200 400 लोगों को, अननोन लोगों का नाम दे मतलब उस पर कार्रवाई शुरू हो, तो यह तो दमन की ही नीति है ना। ये यहाँ का धरना स्थल कहाँ है मालूम है? नाला के बीच में, चारों तरफ नाला, सरांध नाले के बीच में उसे रखा गया है कि आप बर्दाश्त न कर सके, आप उसी को बर्दाश्त न करके वहाँ से उठ के चले जाएं। कोई भी धरना प्रदर्शन आप देख लीजिए, प्रदर्शन होता है उस पर लाठियाँ बरसती हैं और तमाम, जब थोड़ा भी एग्रेसिव हुआ कि उस पर लाठी डंडा तो उसके साथ साथ ढेला भी बरसाया जाता है। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं, अब मैं जुडिशियल मतलब सिस्टम में के कुछ उदाहरणों को यदि आप उद्धृत कर दें तो अवमानना का केस हो जाएगा, तो उसकी वजह से कोई नहीं कर रहा है। और मैं बता रहा हूँ, जैसे वो है एग्जीक्यूटिव्स डरे हुए हैं, उनको डराया हो गया है कि तुमको हम जो कर रहे हैं सो करो, नहीं तो कल को तुम समझो। एग्जीक्यूटिव तो मुलाजिम है लोग, अब उनको तो जो बॉस का आदेश होगा वही करेंगे। इलेक्शन कमीशन को आपने देखा पिछले दिनों क्या क्या हुआ, उस पर कई हमारे नेताओं ने आपको बताई। तो कौन सी जगह है बची है इस देश में जहाँ पर जनता जाके अपनी फरियाद रखे? मैं राष्ट्रपति पद की गरिमा, राष्ट्रपति निश्चित रूप से भारत की डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री में सारी शक्तियाँ निहित हैं, लेकिन राष्ट्रपति अंत में कस्टोडियन होते हैं, देश के प्रथम नागरिक और संविधान के संरक्षक होते हैं। आज के जो हालात है उसमें संविधान की रक्षा की ज़रूरत है, देश के प्रजातंत्र की रक्षा की ज़रूरत है। और वो एक ही जगह जो उम्मीद है कि राष्ट्रपति के पद पर उन्हीं लोगों के द्वारा नामित लोग न बैठें जिन लोगों ने एनार्की फैला रखी है पूरे देश में। यही हम लोगों की तरफ से अपील थी। और मैं समझता हूँ कि भारत दुनिया का, हमें देर नज़र आता है, अंधेर नज़र नहीं आता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ की डेमोक्रेसी संविधान के अंदर समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित रही है। तो संविधान की मूल भावना मैं समझता हूँ कि दुनिया में ग्लोरीफाई की जाती है।
मैं कई देशों का मैंने दौरा किया और बड़े बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। हमें जब बुलाया जाता था मंच पर तो यह बोलकर बुलाया जाता था कि दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी से आए हुए, नाम लेते हुए, पदनाम लेते हुए बुलाया जाता था। सम्मान से, गर्व से मेरा सीना फूल जाता था। और उस डेमोक्रेसी को का आभास, मतलब का एहसास, डेमोक्रेसी की उन खासियतों का एहसास यहाँ की जनता ने किया है और पिछले 75 वर्षों से एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन आप 1974 के आंदोलन को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि 1974 में जनता सड़क पर आ गई थी, छात्र सड़क पर आ गए थे, नौजवान सड़क पर आ गए थे। क्यों आ गए थे? मैं समझता हूँ कि आज ही की तरह के हालात थे कि जुडिशरी से लेके और कार्यपालिका और सारी व्यवस्था पर निरंकुशता के साथ कमान कर लिया गया था और उसी के प्रतिकार में आम जनता सड़क पर उतरी थी। तो मैं समझता हूँ कि देश के हालात यदि नहीं सुधरे तो कोई अतिशयोक्ति न होगी कहने में कि जनता को सड़क पर उतरना हो। आज के इस विषम परिस्थिति में किसान आंदोलन ने आंदोलन की रूपरेखा तय की है, एक सबक दिया है कि इस विषम परिस्थिति में भी प्रतिरोध की आवाज़ को किस ढंग से प्रस्तुति की जा सकती है। वह अनुशासित आंदोलन था, संयमित आंदोलन था। तो हम समझते हैं, आपने 74 आंदोलन की भी चर्चा की। आज की परिस्थिति में किसान आंदोलन ने जो सबक दिया है उससे विपक्ष को एक सबक लेते हुए इस विरोध को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी स्मृति ईरानी जो कि महंगाई के मुद्दे पे गैस सिलेंडर लेकर निकल जाती थी, हम समझते हैं कि उस स्मृति ईरानी की स्मृति को ताज़ा करने के लिए विपक्ष को भी उसी रोल में आने की ज़रूरत है। हम आशा करते हैं कि आपके दल की ओर से 74 जैसा आंदोलन, किसान आंदोलन जैसा एक मुहिम तैयार किया जाएगा और यहाँ जो एक निराशा की स्थिति है उसको आशा में बदलने में आप और आपकी पार्टी का पूरा सहयोग मिलेगा। इसमें मीडिया की भी बड़ी भूमिका होगी। इसलिए मैं अपील करता हूँ देश के मीडिया को कि आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि देश सबका है। डेमोक्रेसी के चौथे खंभे को भी खुलकर सामने आना चाहिए और जो वास्तविक स्थिति है उसको जनता तक पहुंचाने में मदद, मैं समझता हूं कि आंदोलन में इसकी बड़ी हिस्सेदारी होगी और आंदोलन तो जनता करेगी। आंदोलन 74 का आंदोलन सिर्फ लीडरशिप दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने, आंदोलन तो जनता ने कर दिखाया। तो आने वाले दिनों के हालात भी कुछ इससे ऐसे ही नज़र आते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाला दिन या तो बेहतर होगा, किसी न मैंने कोई व्यवस्था सुधर जाए, कोई और उपाय, लेकिन जनता के पास यदि कोई उपाय नहीं होगा तो वही उपाय है जो मैंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सहयोगी राहुल और विकास के साथ अब विदा लेता हूं। आप बने रहिए बेबाक में मीडिया नेटवर्क। अगली शख्सियत के साथ हम फिर से आपसे रूबरू होंगे।